हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा भारतीय संगीत कला का द्वितीय लेक्चर जो है उसके बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने जो भारतीय कला संस्कृति के जो एक श्रृंखला चलाई हुई है उसमें हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के विभिन्न परीक्षा जो होती हैं उन सभी में काफ़ी उपयोगी है। इसमें हमने देखिए पिछली क्लासेस में आपकी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य और अब हम बात कर रहे हैं संगीत के बारे में। पिछली क्लास अगर आपने ध्यान से देखी हो, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत में संगीत कला के विकास पर एक चर्चा की थी कि कैसे कैसे भारत में संगीत का विकास हुआ था, किस तरीके से हुआ था, किस किस कालखंड में कैसे कैसे किन किन विशेषताओं के साथ भारत में संगीत कला की परंपरा प्रचलित हुई थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो है भारत में संगीत कला के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, या कह लीजिए लोक संगीत, या कह सकते हैं फ्यूजन, या फिर आधुनिक संगीत के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करें। इसलिए सभी लोग कृपया करके अपना पेन, पेंसिल, रजिस्टर लेकर के बैठिएगा और उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस क्लास को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाया करे। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संगीत कला के विभिन्न रूपों के बारे में। तो ध्यान रखिए, भारत में संगीत कला के जो रूप हैं वो आपके कई तरह के रूप हमको दिखाई देते हैं। इनमें एक शास्त्रीय संगीत की परंपरा भारत में प्रचलित हुई है, एक उपशास्त्रीय संगीत की परंपरा है, एक लोक संगीत की परंपरा है, एक है आपकी फ्यूजन और संलयन की परंपरा, और एक आधुनिक संगीत की परंपरा। हम में से जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, आप और हमारे जैसे लोग जिनको संगीत की सही मायने में ABCD नहीं पता है, वो इन सब चीजों के बारे में विशेष तौर पर अंतर नहीं कर सकता है, लेकिन जो संगीत के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखता है वो जरूर इसका अंतर कर सकता है। और बेशक हमको संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा समझ ना हो, अलग बात है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, या कहें एक भविष्य का एक अधिकारी बनने के नाते, आपको, हमको, सभी को अपनी संस्कृति की समझ होनी चाहिए। तो उसी में दृष्टिकोण में हम लोग बात कर रहे हैं संगीत के विभिन्न रूपों के बारे में। ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में ये सभी रूप हमको दिखाई देते हैं। शास्त्रीय संगीत, जिनमें भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है ना। यानी कि इसमें शास्त्र के नियम, शास्त्रीय मतलब शास्त्र के नियमों से संचालित होगा। उपशास्त्रीय संगीत का मतलब है ये भी शास्त्र से संचालित है, लेकिन इसमें कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत आप उनके नियमों को थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इन्हीं के शास्त्रों के ही उपरूप कह सकते हैं, चाहे आपके शास्त्रीय संगीत के जो भी आपके रूप हैं उनके उपरूप कहा जा सकता है इसके अंतर्गत। जैसे हम बात करें हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत के दो रूप हमको दिखाई देते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत, कर्नाटक। और ध्यान रखिए, शास्त्रीय संगीत का जो एक हिस्सा है जिसे हम कह सकते हैं वो एक रूप है, एक उपरूप कह सकते हैं, खासकर हिंदुस्तानी संगीत का। जैसे आपने नाम सुना होगा ठुमरी, टप्पा, ठीक है ना, ठुमरी है, टप्पा है, इस तरह की जो चीजें हैं जो आपके इस में पूछी जा सकती हैं, वो रही, वो उपशास्त्रीय रूप हैं।
या फिर कर्नाटक संगीत है, उसके भी कई सारे उपरूप हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं। लोक संगीत ये आम जनता से जुड़ा हुआ है और इसका सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक तरीके से इसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों की कोई परंपरा इसमें प्रचलित नहीं है। आम जनता से है और मनोरंजन के लिए है, अपने सुख दुख बांटने के लिए है। फ्यूजन और आधुनिक संगीत, यानी कि ये देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का ही मिलन है आपका फ्यूजन, यानी कि संलयन। इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि शास्त्र के नियम भी हैं और आम आदमी की परंपरा भी है इसमें। ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो आपके कई सारे नाम आते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में चर्चा भी की थी। जैसे सुगम संगीत है, रविंद्र संगीत है, गढ़ संगीत है, आपका हवेली संगीत है। ये सब आपके कैसे हैं, संलयन या फ्यूजन है। और आधुनिक संगीत जो आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ आधुनिक परंपरा में गाए जाते हैं, जिनमें आप जानते हैं रॉक है, पॉप है, बैज है, ब्लू है, ठीक है ना, ट्रांस है, जैज है। ठीक है, इस तरह के जो आपके संगीत के जो रूप हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनकी परंपराएं क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ध्यान रखिएगा। आप में से जो भी छात्र, ध्यान रखिएगा, 2025 या 2026 में अपने आप को सफल देखना चाहता है तो आप लोग हमारे इस हिंदी के 5वें बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपका 15 तारीख से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे इवनिंग बैच है, 5वां बैच है हमारे जीएस का। ठीक है ना, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वो सभी रणनीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी, या कह लीजिए कि उन सभी रणनीतियों का पालन किया जाएगा जिसके माध्यम से दोस्त आप सफल हो सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर तैयारी की और इस रणनीति का पालन नहीं किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बिना सही रणनीति के सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रणनीति हमारे पास ही है, ये वो रणनीति है जिससे पास हुआ जा सकता है। अब आप इस रणनीति को आप अपने घर पर बैठ के तैयार करें या हमारे साथ मिलकर तैयार करें। मेरे साथ मिलकर तैयार करते हैं तो डेफिनेट आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, साथ के साथ ये क्लासेस मिलेंगी। और दोस्तों देखिए, इसकी फीस आपके लिए MK लाइव कोड यूज करने पर आपकी फीस मात्र हो जाएगी 29,999 रुपए, पूरे आपके 30 महीने के कोर्स के लिए। 30 महीने की वैलिडिटी है, 2 साल से ज़्यादा यह कोर्स हमारा चलेगा। इसमें आपको किताबें भी मिलेंगी, साथ के साथ सब कुछ। अब आप खुद सोचिएगा, 30,000 रुपये लगभग, और इसमें हम पर डे 4 से 5 घंटे की आपको क्लास देते हैं। यूपीएससी आपको क्वालिफाई कराने की पूरी भरसक कोशिश है। आप अपने यहाँ आसपास में देखेंगे ट्यूशन का रेट क्या है, खासकर जो ठीक ठाक स्कूल है, जहाँ ठीक ठाक तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, छोटे बच्चों के 1 महीने की ट्यूशन की फीस क्या है। और इसमें हम सब सारे सब्जेक्ट करा रहे हैं, बेहतरीन ऑल इंडिया लेवल के बेहतरीन फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। ये नहीं गली मोहल्ला का कोई भी ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति, नो। आपकी 1 महीने की ट्यूशन की फीस जो है उससे भी बहुत कम है हमारी फीस, देखा जाए तो। और इसमें आपको ईएमआई भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ईएमआई नहीं मिल रही है, वो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अब आप क्या सोचते हैं कि ट्यूशन से भी कम फीस में हम आपको वो सब चीज करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अफोर्डेबल फीस में आपको बेहतरीन शिक्षा देना जिससे कि आप सफल हो सके। ठीक है ना। और पूरा देखिएगा, फाउंडेशन फेज, प्री का फेज, मेंस का फेज और इंटरव्यू का फेज, ये सब आपके हैं। जनरली फीस ली जा रही है आपकी इसकी, और ये सब चीज तो आपको अलग से एक्स्ट्रा दी जा रही है। ये आपके प्री के लिए अलग से क्लास होगी जब आप प्री पढ़ रहे होंगे, ये मेंस के लिए है, ये इंटरव्यू के लिए अलग से क्लासेस हैं। इसमें आपको वो सारी क्लासेस मिलती हैं जो आप सोचते हैं, जो आपको अलग से ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी पड़ती है, हमारे ऑलरेडी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। CSET की क्लास आपको अलग से पे करनी पड़ती है, यहाँ पर इंक्लूड है। करंट अफेयर की क्लासेस अलग से लेनी पड़ती है, यहाँ इंक्लूड है।
निबंध क्लास आप अलग से लेते हैं, इसमें इंक्लूड है। बात समझना। क्रैश कोर्स आप अलग से ज्वाइन करते हैं, इसमें इंक्लूड है, मात्र इतने पैसे में। और बेहतरीन फैकल्टी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी हो सकता है पर डे आपकी क्लास लेते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो दोस्त, भरोसा करके इस बैच को ज्वाइन करिए और अपने आप को सही दिशा में ले जा करके सफल बनाने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, कीमत उतनी ही है, क्योंकि मेहनत से एक एक पैसा कमाया जाता है। उसकी मेहनत की कद्र कीजिए और सही दिशा में लगा करके उसको सफल बनने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये कोड लगाना मत भूलना अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं, आपको समय समय पर सही दिशा बताऊं, ठीक है ना। आप लोग भटकते हो या कोई भी चीज़ जांच करनी हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो इस कोड का इस्तेमाल करिए और मेरे साथ जुड़िए। और ये टेलीग्राम का बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए, अब हम बात कर रहे हैं आपके संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में। मैंने कहा था कि शास्त्रीय संगीत जो है यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। उपशास्त्रीय संगीत इसी के उपरूप हैं। लोक संगीत आपकी आम आदमी की परंपरा से जुड़ा हुआ है। फ्यूजन संगीत आपके इन दोनों का मिलन है, ये रहा। और ये आधुनिक संगीत एक आधुनिक परंपरा है जो विभिन्न प्रकार की चीजों को मिक्सअप करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें शास्त्रीय संगीत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दोस्त यहां ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय संगीत मैंने कहा था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, के नियमों का पालन करता है, ठीक है ना, के नियमों पर आधारित है, पालन करता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इन नियमों का पालन कठोरता पूर्वक करना पड़ता है, कठोरता पूर्वक। यानी कि ये नियम बहुत हार्ड हैं जिनको इनको अपनाना ही अपनाना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है एवरीबॉडी, ठीक। और इसके 2 रूप प्रचलित हुए थे समय समय पर, ये उत्तर भारत में और ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में शुरुआत हिंदुस्तानी परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वो आपके मंदिरों में हुई थी। बाद में जाकर के हिंदुस्तानी संगीत या दरबारी संगीत बन गया, दरबारी संगीत बन गया, खासकर ध्यान रखिएगा मुगलों के समय में, मुगलों के समय में ध्यान रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत इस तरीके से बढ़ गया था। और जो दक्षिण भारत का संगीत है ये आपके ध्यान रखना, ये मंदिर परंपरा से आज भी जुड़ा हुआ है, मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस पर आप देखेंगे तो फारसी प्रभाव दिखाई देता है, ये फारसी प्रभाव इस पर दिखाई देता है और ये इसका शुद्ध रूप है। क्या है? बिल्कुल शुद्ध रूप। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी चीज हो या किसी तरह की कोई परेशानी हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका मतलब हो गया कि इसमें हम कुछ कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या है, यह सुधार की गुंजाइश इसमें है, परिवर्तन की गुंजाइश है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। यानी कि यह बिल्कुल शुद्ध रूप है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी। दूसरा, उत्तर भारत का जो हिंदुस्तानी संगीत है यह 6 प्रमुख रागों पर आधारित है, 6 रागों पर आधारित है और ये 72 रागों पर आधारित है। ध्यान रखना, मैं दोनों के अंतर आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके जो हैं जो 6 मूल राग जो मैंने कल आपको बताए थे वो 6 मूल रागों पर आधारित है, ये आपके 72 रागों पर आधारित है। इसका मतलब ये हो गया कि यह राग आधारित है,
कैसा है, राग आधारित। और ध्यान रखना कर्नाटक संगीत जो है ये ताल आधारित है, इसमें ताल पर ध्यान दिया जाता है, ताल आधारित। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इसमें ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तानी संगीत में आप देखेंगे तो इसमें तबला, सितार, ठीक है ना, हिंदुस्तानी संगीत में तबला, सितार, सारंगी, इनका प्रयोग किया जाता है। ये वाद्य यंत्र हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। संतूर हुआ, तबला हुआ, सितार हुआ, सारी चीजें हुई। जबकि कर्नाटक संगीत में ध्यान रखिएगा आपका मृदंग है, मृदंग यानी कि लंबी वाली ढोलक जो होती है उसको मृदंग कहते हैं, ठीक है ना। वीणा है यानी कि शुद्ध रूप जो वीणा का है, सितार नहीं, शुद्ध रूप वीणा है, मृदंग है, और मंडोलिन है, मंडोलिन, यानी कि ये वाद्य यंत्र हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में अंतर क्या होता है, कैसे कैसे चीजें हैं, क्या क्या रूप हैं। तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसका संबंध किस किस से है और कैसे कैसे है, दोनों में अंतर क्या है, किस तरीके से अंतर है। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। और दोनों की अपनी अपनी कुछ उपशैलियां हैं। जैसे हिंदुस्तानी संगीत की उपशैली की बात करूं तो हिंदुस्तानी उपसंगीत की जो शैली है, अगर आपने ध्यान दिया हो, बड़ी इंपॉर्टेंट शैली है जो आप लोग जानते भी हैं। देखिए ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ये उसकी उपशैलियां हैं। और कर्नाटक संगीत की अगर हम उपशैलियों की चर्चा करें तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटक संगीत बिल्कुल ही कोई उपशैली नहीं है, बल्कि इसी के विभिन्न रूप कह सकते हैं। गौतम है, कृति है, ठीक है ना, गौतम है, कृति है, ठीक है ना, तल्लाना है, जाति स्वरम है, तल्लाना, जाति स्वरम इत्यादि, ये इनके उपरूप हैं, हम कह सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? उपरूप कह सकते हैं, कुछ भी इनको कहा जा सकता है, इसी के रूप कहा जा सकता है, इसके अन्य भाग कहे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है शास्त्रीय संगीत का, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी जो संगीत है ये घरानों में बटा हुआ है, उत्तर भारत के घरानों में। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था अगर ध्यान हो तो, कि विभिन्न प्रकार के घराने थे आपके इसके। जैसे मैं बात करूं तो डागरी घराना है, ठीक है ना, दरभंगा घराना है, बेतिया घराना है, तलवंडी घराना है, ठीक है ना, ग्वालियर घराना है, बात समझिए, अतरौली घराना है, जयपुर घराना है। ये सब घरानों में विभाजित है, लेकिन कर्नाटक संगीत घरानों में विभाजित नहीं है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत की खास विशेषता क्या है? ध्यान रखिएगा, यह भी शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, ठीक है ना। कैसा है? शास्त्र सम्मत, यानी कि यह भी नियमों से बंधा हुआ है, नियमों से बद्ध है, लेकिन इसमें नियमों में ढील दी जा सकती है, ढील दी जा सकती है थोड़ी बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें ढील दी जा सकती है। ये उसी के आपके रूप हैं, उपशास्त्रीय रूप कह सकते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी संगीत के रूप की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत के उपरूप जो हैं, ध्यान रखिएगा, उपशास्त्रीय संगीत यानी कि हिंदुस्तानी संगीत के उपरूप, इसमें आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा सा नाम आता है ठुमरी, ठीक है ना। आपने और नाम सुना होगा टप्पा, ठीक है ना,
ठुमरी है, टप्पा है, ठीक, और आपका गजल है, गायकी की शैली गजल वगैरह है, ये सब इसके उपरूप हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, क्लियर। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं लोक संगीत के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए एक तरीके से मान के चलिए कि बड़ा ही कहा जाए कि याद करने वाली चीजें हैं। ध्यान रखना, लोक संगीत का मतलब होता है आम जनता का संगीत। लोक मीन्स आम जनता का संगीत, ठीक है ना। इसका मतलब है इसमें ज्यादा नियम या नियमबद्ध नहीं होता, यह ज्यादा नियमबद्ध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कठोर नियम नहीं होगा, कोई नियमबद्धता नहीं होती है, इसका कठोर तरीके से पालन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, बल्कि यह आपके आम जनता के खुशहाल, आम जनता के खुशहाल पक्षों को केंद्रित करता है, ठीक है ना। मूलतः ध्यान रखिएगा यह मनोरंजन परक है, यह मनोरंजन परक है, ध्यान रखना। यानी कि आम जनता इसमें आनंद की प्राप्ति करती है, आनंद और रस की प्राप्ति के लिए इस पर विशेष तौर पर ध्यान किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें लय महत्वपूर्ण है। अगर लय नहीं है तो समझ लीजिए आपको यह लोक संगीत भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा यह इसमें लय की बहुत बड़ी आवश्यकता इसमें पड़ती है, लय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, लय है इसका मतलब बीट्स होते हैं, लय है इसलिए डांस आधारित होता है, यानी कि नृत्य के लिए विशेष तौर पर यह डेडिकेटेड है, ध्यान रखना। तो लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो बल है वो है नृत्य को बढ़ावा देना, ध्यान रखिएगा, नृत्य को बढ़ावा देना, खाली संगीत नहीं है बल्कि मूलतः नृत्य को बढ़ावा देने की परंपरा इसमें मौजूद है, ध्यान रखना। अब इसके बहुत सारे रूप हैं, ये रहे, और ये आपको याद करने हैं कि कौन कौन से रूप कहां कहां पर मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा। इन सभी रूपों को आपको याद करना है, ये मैंने एक जगह पर लिख दिए हैं, आपके लोकगीत संगीत की परंपरा है, ध्यान रखना। और ये आपके मैचिंग में पूछे जा सकते हैं, सही तरीके से पूछे जा सकते हैं, किस कहां कहां पर चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। जैसे बाउल बंगाल का एक धार्मिक संप्रदाय है, उसकी एक संगीत है ये। बनावन छाकरी ये दोनों कश्मीर के हैं। पंडवानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक लोक संगीत और नृत्य आधारित है। पंडवानी महाकाव्य और महाभारत पर आधारित है। पंडव पांडवों से संबंधित है पंडवानी, ध्यान रखना। और इसकी प्रमुख कलाकार आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ की तीजन बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। तीजन बाई बहुत फेमस है। आला मध्य प्रदेश का आला उदल जो दो बड़े कहा जाए कि महान योद्धा थे, उन पर एक ये परंपरा चली आई है लोकगीत की, आला की, मध्य प्रदेश वीर गाथा की परंपरा है, ठीक है ना। और यह है मध्य प्रदेश की, लेकिन यह राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है, बहुत गाया जाता है इसको, ठीक है ना। एक है मांड पनिहारी, पनिहारी जो जानते हैं पानी भरने वाली पनिहारन, और मांड और पनिहारी दोनों राजस्थान के लोकगीत है, लोकगीत लोक संगीत की परंपरा है, ठीक है ना। और पनिहारी है इसका मतलब पनिहार है, जल से संबंधित है, यानी कि आमतौर पर उन महिलाओं के बारे में है जो कुओं से या तालाब से पानी लेकर के अपने घर वापस आती हैं और अपने सर पर मटका लेकर के चलती हैं, ठीक है ना। लंबी दूरी तय करती हैं कुओं से लेकर के गांव और गांव से लेकर के घर तक, इसलिए उनके बीच में गाना वाना चलता रहता है, गीत चलता रहता है, उसी संबंधित है। एक है ओवी, महाराष्ट्र और गोवा की परंपरा है ओवी संगीत, महाराष्ट्र और गोवा।
महिलाओं द्वारा खाली समय में यह गाया जाता है। पोवाड़, पोवाड़ जो है ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। पोवाड़ काफी फेमस लोकगीत, लोक संगीत कह सकते हैं इसको। पोवाड़, पोवाड़ा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कहानी सुनाना। पोवाड़, ध्यान रखिएगा, पोवाड़ का मतलब कहानी सुनाना, यानी कि वीर नायकों की कहानी, शिवाजी के नायकों की कहानी, शिवाजी जैसे नायकों की कहानी सुनाना। मांडो, ये आपका गोवा का है, और ध्यान रखना मांड जो है ये राजस्थान का है। मांड और मांडो दोनों में अंतर है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। मांडो ये गोवा का, ठीक है ना। एक अनूठा है जिसमें गिटार, वायलिन और तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खोंगजम खुबकेसी मणिपुर का है। सोहर, सोहर बिहार का है, यानी सोहर यानी कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर में सोहर होती है, सोहर गाई जाती है बच्चे की खुशी में, उसको कहते हैं। टिकिर असम का है। जाजिंजा और नियोग अरुणाचल प्रदेश के हैं। हेलियाल्यू, हेरेल्यू, हेकाल्यू ये नागालैंड के लोकगीत और संगीत हैं, ठीक है ना। डोलिया कुनीता वीरगासे ये कर्नाटक की परंपरा है, इनको याद कर लीजिएगा। नातुपुरा पातु, बिल्लुपुत्तु ये तमिलनाडु की परंपरा है। पाल और दसकठिया यह उड़ीसा का है। धड़ी ये पंजाब की परंपरा है। और भूत गीत, भूत गीत का मतलब भूत प्रेतों से बचने के उपाय करते हुए गीत गाना, भूतों को भगाने की परंपरा, यह केरल की है। तो मैंने इस बार जो आपको किया है कि एक ही लिस्ट में ही अलग अलग तरीके से मैंने सारी की सारी लिस्ट आपको बना दी है, यानी एक तरफ राज्य और उससे जुड़े हुए विभिन्न लोकगीत और संगीत को मैंने आपको इसमें बता दिया है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। अब इसके अलावा अब हम बात करें तो देख सकते हैं फ्यूजन या संलयन संगीत, यानी शास्त्र और लोकगीत दोनों का मिलन होता है, यानी कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, लोक संगीत दोनों का मिश्रण है। ये दोनों का क्या है, मिश्रण, दोनों को एक साथ लिया जाता है, इसलिए उनकी उपश्रेणियां बन जाती है। इनमें एक है आपका सुगम संगीत। सुगम यानी कि सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से गीतों को गाना बजाना, ये सारी चीजें सुगम संगीत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और सुगम संगीत में अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा सुगम संगीत में जो आपके मन को अच्छा लगता है, भजन है कि नहीं, भजन है। शबद, शबद यानी कि शबद जानते हैं, शबद कबीर के शबद, यानी गुरुद्वारों में गाए जाने वाले भक्ति गीत, और ये भजन तो भक्ति गीत है ही। इसके अलावा आपका कव्वाली, ये मुस्लिमों की, इस्लाम की परंपरा, कव्वाली सुगम संगीत में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें और देखेंगे तो कीर्तन, कीर्तन करते ना, कीर्तन कर रहे हैं, भजन गीत गा रहे हैं। अभंग, अभंग ये महाराष्ट्र में चलते हैं, महाराष्ट्र में अभंग, ठीक है ना। भटियाली, भटियाली ये भी आपके भक्ति गीत ही हैं और ये बंगाल के हैं। इस तरीके से सुगम संगीत के आपके कई सारे रूप हैं। तेवरम, तेवरम तमिलनाडु का, ये भक्ति संगीत वहां का है। तो इस तरीके से ये सब आपके गाए जाते हैं। तेवरम बेसिकली शैव समुदाय द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, इनको कहते हैं हम लोग सुगम संगीत। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रविंद्र संगीत है। रविंद्र संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित संगीत की परंपरा, बंगाल का है, बंगाल का। रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत की परंपरा को पुनर्जीवित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की संगीत की परंपरा को विकसित किया हुआ जो गीत संगीत है वही है, यानी पहली प्राचीन जो परंपरा चली आ रही थी उसको रविंद्र जी ने फिर से खड़ा किया था, ठीक है ना। और इसमें शास्त्रीय और वहां के
लोकगीतों की परंपरा को शामिल कर दिया गया और इसमें लगभग ध्यान रखना 2000 से ज्यादा 2000 प्लस गीतों की परंपरा है। ये 2000 से ज्यादा गीतों की परंपरा इसमें है, ठीक ना। गण, गण मीन्स समूह, ध्यान रखिएगा, यह समूह में गायन वादन होता है, समूह में गायन वादन, समूह, गण मीन्स समूह, यानी कि ये कोरस में या समूह में गाना बजाना करते हैं और मूलतः इसमें देशभक्ति है, देशभक्ति के गीत होते हैं, मूलतः इसमें देशभक्ति की परंपरा है, ठीक ना। सामाजिक संदेश हैं इसमें, और सामाजिक संदेश किसके होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक संदेश होंगे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, यानी कि महिलाओं बच्चों के शोषण के खिलाफ, उनके रोकने की परंपरा के लिए, तो ये है। और हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात में जो परंपरा विकसित हुई है, हवेलियों में, राजस्थान और गुजरात में परंपरा, ये वहां की परंपरा है हवेली संगीत की, ठीक है ना। यह मूलतः मंदिर परिसर में गाया जाता था, बाद में इनका हवेलियों में भी प्रदर्शन होने लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हवेली संगीत जो है यह भी आपका मंदिर और धार्मिक संगीत की परंपरा है, ये परंपरा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आधुनिक संगीत में तो आप जानते ही हैं, रॉक, जैज, पॉप, ब्लू, ट्रांस, इनके केवल आपको क्या करना है, इसको याद रखना है सिर्फ, इससे ज्यादा इनके अंदर ना आप घुस पाएंगे ना समझने की जरूरत है। इंडियन रॉक, रॉक गायकों में सबसे प्रमुख अगर आपने कभी सुना हो उषा उत्थुप को, भारत की सबसे बेहतरीन रॉक स्टार हैं उषा उत्थुप, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी रॉक स्टार है, धम मारो धम, इन्हीं का गाना है वो, हरे कृष्णा हरे राम, ये इन्हीं का है, ओके, इन्हीं के द्वारा विकसित। जैज संगीत ये भी है, बॉम्बे से विकसित हुआ। पॉप संगीत ये भी भारत में है, इंडी पॉप कहते हैं इसको, अलीशा चिनॉय। पॉप का जो सबसे बड़े जो नाम है, आपने नाम सुना होगा अलीशा चिनॉय, अलीशा चिनॉय, ये बहुत बड़ी सिंगर रही हैं, संगीतकार इसकी अलीशा चिनॉय, बहुत, यानी कि एक तरीके से पॉप का मतलब रिमिक्स की परंपरा, ध्यान रखना। इसी के पॉप के ही हैं आपके मोहित चौहान हैं, मीका सिंह हैं, पेपान हैं, जैसे संगीतकार हैं जो इस तरह की चीजों को काम करते हैं। बाकी अन्य चीजें ब्लू, ट्रांस, इन सब को उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बस उससे ज्यादा कुछ मत करिए, ये इसके अंदर के पूछने के चांस ना के बराबर हैं, बस पता होना चाहिए क्या है। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है ना। तो इसको इतना रखिए, इतने में आपके उम्मीद है कि अधिकांश प्रश्न आपके बन जाने चाहिए, ठीक है ना। आप इसमें से एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित लोकगीत संगीत में से कितने सही मिलान हैं? भूत गीत केरल, बाउल बंगाल, छाकरी कश्मीर। सही कूट का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं, समझ चुका हूं, आपको पता ही है, इसका आंसर है सभी तीनों, बिल्कुल ये मिलान सही है, तीनों के तीनों बिल्कुल मिलान सही है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है, और ये MK लाइव कोड, जिसने मेरा अभी तक बैच ज्वाइन करना है और अभी तक बैच ज्वाइन किया है, नहीं किया है तो बैच ज्वाइन करें, तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आप लोगों को डिस्काउंट भी मिले और मेरे साथ मिल करके पढ़ाई करने का, आगे सफल बनने का मौका मिले, ठीक है ना। और
टेलीग्राम चैनल को इन सबको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसकी पीपीटी और अन्य करंट अफेयर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको साथ के साथ मिलती रहेंगी। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।